हेलो विद्यार्थियों, आपका पुनः आपके इस चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः प्रयोजनमूलक हिंदी पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इसके पहले आपने प्रयोजनमूलक हिंदी पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया था और आशा है लाभ भी उठाया होगा। पर कुछ विद्यार्थियों का मांग थी कि वो लघुत्तरीय और कुछ प्रश्नों के भी आप नोट्स डाल दें, तो ये मैंने कुछ प्रश्नों का अध्ययन करके और उन पे ये प्रश्न बनाए हैं और टाइपिंग करके मैंने आपके सामने पेश किए हैं, जिससे आप अच्छी तरह से साफ़ सुथरा भी दिखेगा और आप अच्छी तरह समझ भी पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है? प्रयोजनमूलक हिंदी को अंग्रेजी भाषा में फंक्शनल हिंदी भी कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी से हिंदी के उस रूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार आदि अनेक गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, भाषा क्या है? भाषा, ये भाषा गलत से छप गया है, टाइपिंग गलत हो गई है, तो भाषा होगा यहाँ पे। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया का सामान्य रूप है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। प्रश्न 3 है, हिंदी के 3 रूप कौन कौन से हैं? हिंदी के 3 रूप हैं, बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी कौन सी? वही कार्यालय हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी हो गई। अब चौथा प्रश्न है, बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं? जब कई व्यक्तियों का बोलचाल में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रचार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या भाषा में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 4, बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं? जब कई व्यक्तियों, ये आपने अभी पढ़ा था बोलचाल की किसे कहते हैं, तो चलिए फिर से कर देते हैं कि बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं? जब कई व्यक्तियों का बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रचार होता है और आपस में मिलती जुलती बोली या भाषा में हुई आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे सामान्य भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5 देखिए, साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? सामान्य भाषा ही विशेष रूप से प्रयोग में आकर साहित्यिक भाषा बन जाती है। इसे रचनात्मक भाषा भी कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने रूप होते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी के 3 रूप होते हैं, बोलचाल की हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रायोगिक हिंदी। अब ये है 7वां प्रश्न, प्रयोजनमूलक हिंदी का क्या अर्थ है? प्रयोजनमूलक हिंदी का क्या अर्थ है? तो प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है किसी काम की चीज़, काम, चीज़ या बात का प्रयोग करने अर्थात उसे व्यवहार में लाने की क्रिया का या भाव, लाने की क्रिया या भाव, ये है प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ। वैसे इसको कार्यालय हिंदी कहते हैं। कार्यालय और व्यवहारिक हिंदी भी कहते हैं इसको। प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और व्यवहारिक हिंदी। प्रश्न 8 है, कार्यालय हिंदी का क्या क्षेत्र है? तो डॉक्टर डी के जैन के अनुसार यहाँ बता रहे हैं कि डॉक्टर डी के जैन के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है। वो फिर से रिपीट करते हैं। डॉक्टर डी के जैन के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है। प्रयोजन का विलोम क्या है? प्रयोजन का विलोम है अर्थहीन। शब्द अर्थहीन है, शब्द अर्थहीन है। यदि कुछ अर्थहीन है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य उद्देश्य होता नहीं है। क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं होता है,
कोई शब्द अगर अर्थहीन है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता बताइए। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, वाचार्थ प्रधान, सरल, एकार्थक होती है। इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार, उक्तियाँ, कॉमा लगा होना चाहिए था इसमें, कहावतें, मुहावरे, कॉमा, फिर अलंकार में के बाद में कॉमा, तो ये मिस्टेक हो गई है हमसे। इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार, उक्तियाँ आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। कर्मवाच्य का बाहुल्य दिखाई देता है। तो ये है प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं। क्या है कि इसकी भाषा कैसी होती है? सुस्पष्ट, सुंदर और स्पष्ट, गंभीर, वाचार्थ प्रधान, सरल, एकार्थक। इसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार, उक्तियाँ आदि का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। कर्मवाच्य का बाहुल्य दिख, मतलब कर्मवाच्य माने जो कार्य हो रहा उसका ही बाहुल्य दिखाई देता है। अब वाच्य जो है हम बाद में पढ़ाएंगे आपको, वाच्य किसे कहते हैं। आगे देखिए, भाषा को अंग्रेजी के किस शब्द का रूपांतर माना जाता है? भाषा को अंग्रेजी के किस रूप का रूपांतर माना जाता है? भाषा अंग्रेजी के फंक्शनल लैंग्वेज का पर्याय माना जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, प्रयोजन मूलक के स्थान पर किस शब्द को उपयुक्त मानते हैं? प्रयोजन मूलक के स्थान पर किस शब्द को उपयुक्त मानते हैं? तो डॉक्टर रमन प्रसन्न नायर के अनुसार प्रयोजन मूलक के स्थान पर व्यवहारिक हिंदी शब्द का प्रयोग करना ही अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये देखिए फिर से, डॉक्टर रमन प्रसन्न नायर के अनुसार प्रयोजन मूलक के स्थान पर व्यवहारिक हिंदी शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रश्न 13, प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त शब्दावली की एक रूपता नहीं है। इस कारण हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप के प्रयोग में समस्या आती है। क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या प्रयोजन मूलक हिंदी की है कि सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त शब्दावली की एक रूपता नहीं है। इस कारण हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप के प्रयोग में समस्या आती है। 14 देखिए, हिंदी प्रयोजन की भाषा कब बनी? हिंदी प्रयोजन की भाषा स्वतंत्रता के बाद बनी, पर यह भ्रम है कि हिंदी परंपरागत रूप से प्रयोजन की भाषा रही है। हिंदी प्रयोजन की भाषा कब बनी? हिंदी प्रयोजन की भाषा स्वतंत्रता के बाद बनी, पर यह भ्रम है कि हिंदी परंपरागत रूप से प्रयोजन की भाषा रही है। व्यापार, सेना, पत्र व्यवहार, समाचार पत्र आदि के रूप में इसका प्रयोग बहुत पुराना है। वैसे स्वतंत्रता के बाद में ये बनी है, हिंदी प्रयोजन की भाषा स्वतंत्रता के बाद बनी है, पर ये कहते हैं कि परंपरागत रूप से प्रयोजन की भाषा रही है। व्यापार, सेना, पत्र व्यवहार, समाचार पत्र आदि के इसका प्रयोग बहुत पुराना है। हिंदी के प्रसार में वर्तमान में कौन कौन सहायक रहे हैं? हिंदी के प्रसार में वर्तमान में कौन कौन सहायक रहे हैं? आज हिंदी प्रसार में सहायक हो रहे हैं। आज हिंदी प्रसार में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, सीरियल, सिनेमा बहुत अधिक सहायक हो रहे हैं। फिर क्या है? 16 देखिए, केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या कौन से राजभाषा के अधिनियम के अंतर्गत की गई है? केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या कौन से राजभाषा के अधिनियम के अंतर्गत की गई है? केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या अधिनियम 1976 के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय की व्याख्या अधिनियम 1976 के अंतर्गत की गई है। अगला देखिए, भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन सी मानी जाती है? भारतीय कार्यालयों में कामकाज की भाषा आज भी कौन सी मानी जाती है? भारतीय कार्यालयों में कामकाज की भाषा आज भी कौन सी मानी जाती है? अंग्रेजी भाषा मानी जाती है। टिप्पण का क्या अर्थ होता है?
जिस प्रकार संक्षेपण करने की कला को संक्षेपण कहते हैं, विस्तृत करने की कला को विस्तारण कहते हैं, उसी प्रकार टिप्पणी लेखन की कला को टिप्पणी कहते हैं। टिप्पण कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में टिप्पणी के लिए नोटिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त हुई? 19 देखिए प्रश्न। खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता प्राप्त हुई? खड़ी बोली के रूप में हिंदी को मानक हिंदी के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई। प्रश्न 20 देखिए। किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को प्रारूप कहा जाता है या कहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। वैसे तो ये आप अगर उसमें आपने लाइक किया हुआ है और तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास में, आपको मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।